नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस में। इस सीरीज़ में जो हमारी आज की क्लास होगी वो किसकी होगी? वो होगी आपकी 7 जुलाई 2024 में जो आया हुआ जो आपका पेपर था ना, उसके देखेंगे हम साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है ना। और आपको तो पता ही है इस सीरीज़ का हमारा थीम क्या है, एक कदम 3 डिजिट की तरफ। और इसी के देखते हुए हम आज देखेंगे आपको कितने 30 क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आपका आज का मोटिवेशन क्या है? इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, मतलब अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट वर्न लाइक अ सन, मतलब कि पहले आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये किसका कोट है? ये कोट है आपका APJ अब्दुल कलाम का, ठीक है ना। जहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो उसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और इंटरफेरेंस है तो उसको किससे कर रहे हैं? आई से कर रहे हैं। यानी कि अवलोकन कर रहे हैं हम ओ से, और निष्कर्ष को कर रहे हैं हम किससे? आई से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यानी कि ऑब्जर्वेशन मतलब ओ से, इंटरफेरेंस मतलब आई से। यानी कि जो निष्कर्ष है उसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो अवलोकन उसे कैसे कर रहे हैं? ओ से कर रहे हैं। पढ़ते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है हमारा, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। यानी कि धातु ऑक्साइड प्रकृति में कैसी होती हैं? क्षारकीय होती हैं। ये बात आपको पता है कि जो मतलब मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है प्रकृति में, लेकिन क्या हम मतलब उससे बिना मतलब कि ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना, देख के नहीं बता सकते हैं कि मतलब वो मेटल ऑक्साइड बेसिक है कि या एसिडिक है। तो ये किस में आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका इंटरफेरेंस में, कि निष्कर्ष में। ये हमारा निष्कर्ष है कि मतलब ये ऐसा होता है। वहीं पर ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। यानी कि वायु गर्म होने पर क्या होती है? फैलती है। ये भी क्या है? हमें पता है, मतलब कि हमारा निष्कर्ष है, हमें दिखाई तो पड़ती नहीं है ये चीज़। अब वहीं पर हमारा तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर जो आपका चूने का पानी होता है वो कैसा हो जाता है? वो आपका दूधिया हो जाता है। जैसा कि आपको मैंने NCERT जो इमेज लेके आया हूँ वो क्या बता रही है, ये देखिए, ये लाइम वाटर है, ठीक है ना। उस पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया है, तो कैसा हो गया? दूधिया टाइप का हो गया। कैसा हो गया? क्लाउडी हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हमको ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसमें आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अब मतलब कि ऑब्जर्वेशन में, यानी कि किसमें? अवलोकन में। वहीं आपका लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? हमारा लास्ट ऑप्शन बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। यानी कि एक दूसरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है आपका क्या करता है? एक दूसरे को उदासीन करता है। ये भी हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये हमारा निष्कर्ष है, ठीक है ना। तो ये किस में आएगा? ये आपका आएगा डी नंबर में, मतलब कि इंटरफेरेंस में। और ये हमको कहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं? ये हमको दिखाई पड़ रहे हैं कहाँ पर? ये ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ अल्टरनेट कॉन्सेप्शन इन साइंस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। कि इनमें से कौन सी विशेषता की अवधारणा नहीं है। तो हमारा ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं? देखिए पहले ऑप्शन नंबर ए हमारा, आइडियाज आर स्टेबल। देखिए जो विचार होते हैं वो आपके स्थिर नहीं होते हैं, कैसे? परिवर्तित होते रहते हैं। तो क्या ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर आइडिया आर रेजिस्टेंट
टू चेंज, यानी कि जो विचार होते हैं आपके परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपके मतलब जो विचार होते हैं वो चेंज होने के लिए मतलब जो परिवर्तन है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं इतनी अच्छी तरीके से मतलब परिवर्तन नहीं कर पाते अपने जीवन में, क्योंकि उनके जो विचार होते हैं मतलब वो आज भी पुराने ज़माने के टाइप के होते हैं। हम लोग कहते हैं कि हाँ आप बदल जाइए, लेकिन वो बदलते नहीं हैं, ठीक है ना। आइडिया आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स, यानी कि जो विचार आपके हैं कैसे हैं, अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है, सही ऑप्शन है। और आपका लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है हमारा आइडिया डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज इफेक्ट रीजनिंग, यानी कि जो आपके विचार हैं कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, प्रदर्शित बिल्कुल नहीं करते हैं कि आपके जो विचार हैं वो किस पर प्रभाव डालेंगे या किस पर प्रभाव नहीं डालेंगे। ये क्या आपका सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच रहा है, हमारा ऑप्शन बच रहा है 1 नंबर वाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में, हमारा ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड नॉट वाइस वर्सा, मतलब अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाता है, ना कि अम्ल में जल। जैसा कि आपका इमेज में दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा होगा ना, वाटर में अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो अच्छे से मतलब कि चीज़ें हो रही हैं, और वहीं पर वाटर में अगर एसिड डालेंगे मतलब कि एसिड में क्या डाल रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, अम्ल में पानी मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, विस्फोटक हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है कि ये जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, आपकी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है। समझ पा रहे हैं ना, एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक मतलब वो जो मान लीजिए आपका मतलब कि कोई ए कंपाउंड है कोई बी है, अगर ये आपस में सी कंपाउंड बना रहे हैं तो जो आपकी जो ऊर्जा होगी ना, आपकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, निकलेगी, यानी कि निकलेगी, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। तो मतलब जो आपका जो अधिकतन है वो क्या आपका सही है, असर्शन आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं रीजन की तरफ। रीजन क्या बोल रहा है हमारा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि अम्ल जो है उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपका तर्क हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसको आएगा 2 नंबर वाला, उसकी सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, अगला सवाल बोल रहा है ये भी आपका क्या है, एक असर्शन और रीजन का क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि मतलब आपको सही का चुनाव करना है, कोई दिक्कत। चलिए इसमें बोल रहा है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल स्लोअर देन द लैंड एनिमल, जो थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर कैसी है, धीमी है। आपको पता होगा जो जलीय जीव होते हैं कैसे होते हैं, जो आपके जलीय जीव होते हैं वो जल में रहते हैं, और जल में जो आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, पानी में आपकी ऑक्सीजन मिली हुई होती है। और क्योंकि पानी मतलब ऑक्सीजन मिली होती है, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है कैसी होती है, कम होती है। इसी वजह से जो आपके जो जलीय जीव होते हैं उनको काफ़ी तेज कैसे तेजी से लेना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है आपको, ठीक है ना।
मतलब क्या लेनी पड़ती है, तेजी से सांस लेनी पड़ती है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि स्लोअर यानी कि धीमी, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका बोल रहा है धीमी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असर्शन आपका गलत हो जाएगा। जब आपका असर्शन ही गलत है तो रीजन पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपका रीज़न भी पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, रीज़न बोल रहा है हमारा प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल। यानी कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, ठीक है ना। जो हमने आपको बताया अभी, भाई ये आपका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए और मतलब कि जो आर है वो कैसे हैं आपके गलत हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपका एनसीईआरटी जो हमने इमेज लेके आए हैं वो क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि ऑन एन एवरेज, मतलब एक एवरेज जो है आपका एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक एवरेज आपका जो इंसान है उसका जो ब्रीदिंग रेट है, मतलब कि सांस लेना और सांस छोड़ने का, वो कितना है 15 से 18 टाइम्स इन अ मिनट। मतलब कि 1 मिनट में 15 से लेकर 18 टाइम्स क्या कर सकता है, वो सांस ले सकता है और सांस छोड़ सकता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अगर मतलब वो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या होगा, उसका जो टाइम होगा बढ़ के कितना हो जाएगा, इंक्रीज अप टू 25%, मतलब 25 टाइम्स पर मिनट। यानी कि 15 से 18, जो व्यक्ति 15 से 18 टाइम्स 1 मिनट में सांस ले रहा था उसका कितना बढ़ जाएगा, उसका बढ़ जाएगा 25 टाइम्स पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 25 बार। आपको पता है ये जो क्वेश्चन आया हुआ वो कहाँ से आया हुआ, आप वो ये क्वेश्चन आपका क्लास 7th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर कहाँ से आया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 से आया हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो मतलब एनसीईआरटी पढ़ें, क्या पढ़ें आप, एनसीईआरटी पढ़ें, जिससे क्या होगा वहाँ से क्वेश्चंस आने की उम्मीद क्या होती है आपकी, काफ़ी ज़्यादा होती है। और किसी पब्लिक, मतलब जो प्राइवेट जो आपके होते हैं ना, बुक सेलर होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनकी किताब पढ़ने से बचें, क्योंकि उनके मतलब कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब दिया हुआ है और वो ना आपका कंटेंट रिलेवेंट नहीं है, मतलब जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है ऐसा जो कंटेंट है वैसा कंटेंट उनके पास नहीं है। तो इसलिए सबसे बेहतर है सरकारी किताबें पढ़ें, सस्ती मिलेंगी आपको और अच्छे से आप उसको वो आपके मतलब एग्ज़ाम के लिए क्या है वैलिड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये भी आपका असर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन बोल रहा आ रहा है। ये बोल रहा है द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स जनरली कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं। यानी कि सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः कैसी होती हैं, वक्रित होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप इमेज देख पा रहे होंगे हमारी, कि मान लीजिए ये आपका स्क्रीन लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो मतलब कि जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, वो आपके कर्व्ड हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए ये आपकी एक वॉल है, क्या है आपकी दीवार है, दीवार पर जब भी कोई क्या मतलब कि वो पड़ेगी, क्या पड़ेगी आपकी लाइन, मतलब कि साउंड पड़ेगा, तो वो क्या होगा रिफ्लेक्ट होके इधर से उधर चला जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ से साउंड पड़ा तो यहाँ पर चला जाएगा, वहीं पर अगर कोई साउंड ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ से पड़ रहा है यहाँ पर, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मतलब कि आपका रिफ्लेक्शन होता रहे, साउंड आपका मतलब इधर से उधर जाता रहे, इसलिए कैसे बनाते हैं, उसकी जो दीवारें बनाते हैं कैसे बनाते हैं, कर्व्ड बनाते हैं, यानी कि वक्रित आकार के बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो असर्शन है वो क्या आपका सही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे रीजन क्या बोल रहा है। रीजन हमारा बोल रहा है साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि एक वक्र सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। जो हमने अभी समझाया आपको वही मतलब ये बोल रहा है, तो ये भी आपका क्या है सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या आपका जो हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा सही, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी आपका मतलब कहाँ से आया हुआ है, क्लास 8th की NCERT, इसका चैप्टर नंबर कौन सा है, 13, ठीक है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, किसके रिगार्डिंग, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के, यानी कि इनमें से कौन सा सही है वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है रिजल्ट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसीड्यूर, यानी कि जो आपका प्रोसीजर है उससे रिजल्ट इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है, यानी कि परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अब आप ये बताइए, मान लो आपने कोई क्रिया किया है, मान लीजिए अगर आपका आज मन नहीं अप्लाई करने का, तो आप कैसे ये उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा वो अच्छा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या आपका, ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, दूसरा हमारा ऑप्शन बोल रहा है सोशल कॉन्टेस्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि किसी अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ से प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या आपका है, ये आपका सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है, किसी अनुसंधान में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपका अनुसंधान है, ठीक है ना, मतलब कि कोई भी आपका इन्वेस्टिगेशन है, अगर वो समाज के लिए बेहतर नहीं है तो उसको मतलब हम रोक सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो समाज के लिए बेहतर है उसकी हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि डाटा एंड एविडेंस आर सेम, यानी कि जो आपके आंकड़े हैं और साक्ष्य क्या हैं आपके समान हैं। देखिए आंकड़े तो हमेशा आपके सही होते ही होते हैं, लेकिन जो आपके साक्ष्य होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि मतलब मूवीज़ वगैरह में कि जो आपके जो प्रमाण होते हैं, प्रमाण कभी कभार सही भी हो जाते हैं और कभी कभार क्या होते हैं, गलत भी आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, मतलब कोर्ट में मतलब लोग लेके जाते हैं प्रमाण, साक्ष्य लेके जाते हैं कोर्ट, कभी कभार मतलब उसको सही भी साबित होते हैं वो, और कभी कभार गलत भी होते हैं। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या आपका, वो आपका गलत है, ठीक है ना। बढ़ते पे लास्ट ऑप्शन की तरफ। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है देयर इज़ नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, यानी कि कोई सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसे वैज्ञानिक विधि नहीं है जो पूरी तरह से सही हो, या मतलब हर व्यक्ति उस विधि को माने, ठीक है ना। तो ये क्या आपका सही ऑप्शन है। और आपको बी और डी कहाँ पे सही दिखाई पड़ रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है ना। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इन कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। हमारा पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो जो द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, यानी कि जो आपका बल्ब होता है, आपने देखा होगा ना जो पहले ज़माने के जो बल्ब होते थे पीले वाले, उसमें क्या होता था, उसमें आपका एक तार जैसा होता था, उससे क्या बोलते थे, तो उससे हम बोलते थे क्या, फिलामेंट, ठीक है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो जल रहा है इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ये किससे मिलकर बनता है, ये बनता है आपका टंगस्टन से मिलकर, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मतलब इतने मेटल हैं अपनी दुनिया में, टंगस्टन ही को मतलब उन्होंने क्यों चूज़ किया, ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो मतलब रजिस्टिविटी जो होती है, रजिस्टिविटी कैसी होती है इसकी, काफ़ी हाई होती है, और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ये भी आपका ज़्यादा होता है। कैसा होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, हाई होता है,
ठीक है ना। यानी कि जो आपका गलनांक होता है वो क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। और वहीं पर आपकी जो मतलब प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कैसी होती है, काफ़ी हाई होती है, ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है टंगस्टन हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि टंगस्टन क्या है, निम्न प्रतिरोध है और उच्च गलनांक है। देखिए गलनांक की तो बात तो सही है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे लिखा होगा ना लो रेजिस्टेंस, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता है, हाई या उच्च प्रतिरोधक लिखा होता है, तो क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। यानी कि हमारा असर्शन सही है, लेकिन जो आपका रीज़न है वो क्या, आपका रीजन हमारा गलत हो गया है। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। और ये आपका कहाँ से आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है क्लास 7th के NCERT चैप्टर नंबर कौन सा है, ये वाला हमारा चैप्टर नंबर 14। ठीक है ना। कोई दिक्कत, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 आइडेंटिकल होल्स आर पंच्ड इन डिफरेंट लेवल हाइट। मतलब कि एक प्लास के बोतल में अलग अलग हाइट पर मैं क्या किए, अलग अलग हाइट पर हमने छेद कर दिए। ठीक है ना, जैसे ABC कर दिया हमने। ओके। द बोतल फिल्ड विद वाटर, यानी कि जो बोतल आपकी है किससे भर दी हमने, पानी से भर दी। देख रहे होंगे आप, भरी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, मतलब कौन सा सही है, रिगार्डिंग किसके, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द होल्स। यानी कि छेद से मतलब जो पानी निकलता है उसके हिसाब से कौन सा सही पूछा गया यहाँ पे। यानी कि बोल रहा है क्या, एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों की ऊंचाइयों पर एक रूप 3 छेद किए गए हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के प्रभाव के बहाव के बारे में क्या है, सही है, ये पूछ रहा है आपसे। अब जैसे कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा वाला, जो आपका होता है ना, प्रेशर बराबर कौन सा होता है, आपका फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना। यानी कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा वहीं पर आपका फोर्स ज़्यादा होगा। अगर एरिया आपका बड़ा है तो प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे आपने मतलब अगर आपने देखा होगा एक चीज़, मान लीजिए आपका ये पाइप होता है पानी वाला, तो उसका हम क्या करते हैं, उसको किनारे से दबाते हैं, क्या करते हैं, दबा देते हैं, जिससे जो धार होती है पानी की वो क्या हो जाती है, काफ़ी तेज़ हो जाती है। यानी कि हमने क्या किया, उसका एरिया कम किया, तो उसका जो प्रेशर होगा ना बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो काफ़ी फोर्स से, मतलब कि आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, पानी निकलेगा। यही होता है ना, यही कॉन्सेप्ट आपका मतलब कहाँ पर लगता है, जो मतलब आपका मतलब बाइक धुली हुई घर पे, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या बोल रहा है। ऑप्शन बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल, जो सबसे नीचे वाला जो छेद है, आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स, यानी कि निम्नतर छेद से पानी अधिकतम बल से बाहर आएगा। देखिए आपको देख पा रहे होंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उसका जो पानी की जो धार है वो कहाँ कर रही है, काफ़ी दूर कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि उसका क्या है, प्रेशर काफ़ी तेज़ है। ठीक है ना, ज़्यादा उस पर फोर्स डाल रहा है, इसी वजह से मतलब वो काफ़ी तेज़ी से बाहर निकल रही है। तो ये क्या आपका, ये आपका सही ऑप्शन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है। अगला ऑप्शन बोल रहा है वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल कम्स आउट विद द ग्रेटेस्ट फोर्स। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है जो उच्चतम छेद है पानी अधिकतम बल से बाहर आएगा। अब देखिए जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, देखिए मतलब वहाँ पर क्या है, अगर काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता तो काफ़ी दूर कर रहा होता, लेकिन ये क्या काफ़ी पास कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसा जो बल है आपका कैसा लग रहा है, बल आपका कम लग रहा है। ठीक है ना। वहीं पर ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बोल रहा है वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट विद इक्वल फोर्स। यानी कि सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा। अगर समान रूप से बाहर आ रहा होता तो ये मतलब अलग अलग जगह पे क्यों गिर रहा होता, एक ही जगह पे गिर रहा होता पानी हमारा। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल
एट मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कहाँ पर, यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला छेद है उसकी जो मतलब कि कहाँ पर जा रही धार, काफ़ी दूर जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या आपका, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब वहीं पर जो आपका ऑप्शन नंबर ई क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल फॉल मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि जो उच्चतम छेद है पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर सी वाला, ये देखिए सी वाला कहाँ पे गिर रहा है, सबसे पास गिर रहा है, सबसे दूर नहीं गिर रहा जाके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लास्ट ऑप्शन हमारा बोल रहा है वाटर फ्रॉम द ऑल, मतलब कि ऑल होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस, सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा। बिल्कुल नहीं गिर रहा, दिखाई पड़ रहा है हमको साफ साफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, ए और डी वाला। कहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा होगा ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है, वो आपका आया हुआ है क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर कौन सा है आपका 11, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, अगला सवाल हमारा पूछ रहा है हमसे कि द विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मानव परिसारी प्रणाली तंत्र को वर्णित कर रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आपने मतलब कि इंसान का मतलब मानव का परिसंचारी प्रणाली तंत्र देखा होगा तो उसमें आपको एक चीज़ दिखाई पड़ी होगी कि मतलब एक बार मतलब जो आपका मतलब ब्लड होता है, जो आपका रक्त होता है वो किसके अंदर बहता है, वो आपके ए बी और सी यानी कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर बहता है। तो इसलिए जब बहता है तो कैसा होता है, ये आपका होता है क्लोज्ड, यानी कि कैसा आपका संतृप्त, समव्रत, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। और वहीं पर अगर आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी तो आपका मतलब मान लीजिए एक पूरा चक्कर करने के लिए मान लीजिए अगर यहाँ से ब्लड निकल रहा है तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाके फिर दोबारा से किस में आएगा, दोबारा से हमारा हार्ट में आएगा। उसके बाद ये फिर से जाएगा, फिर दोबारा हार्ट में आएगा, क्योंकि ये काम कैसा हो रहा है आपका 2 बार हो रहा है, ठीक है ना। ये काम आपका 2 बार हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि 2 को क्या बोलते हैं डबल। और सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेशन होना, मतलब कि ब्लड का फ्लो होना, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। यानी कैसा होता है, समृप्त होता है और द्वि संचारी होता है, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी से एक इमेज मिली थी मुझे, यहाँ पर ये बोल रहा था कि इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, मतलब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं ना, मतलब आप बोलते हैं कि सांस लेने पर सिर्फ ऑक्सीजन हमारे मतलब के अंदर आती है और सांस छोड़ने पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, यही सोचते होंगे ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सांस लेने पर आपका 21% ऑक्सीजन अंदर आता है और 0.04% क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर आता है, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम मतलब सांस को छोड़ते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन आपका बाहर जाता है और 4.4% आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा जो परसेंटेज है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में आना वो कम है और निकलना ज़्यादा है, वैसा ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में आता है और बाहर कम मात्रा में जाता है, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमारा कि अ क्लास टीचर, अ 7th क्लास टीचर प्लान टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कॉन्सेप्शन ऑफ स्टूडेंट इन द टॉपिक कौन सा है आपका एडेप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ओके, इनमें से कौन सा बेस्ट सुइटेड फॉर दिस पर्पस। देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। ये बोल रहा है कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं
की पहचान करने की योजना बनाता है। क्या बनाता है? उसकी योजना बना रहा है। क्या चेक करने के लिए? आपकी वैकल्पिक अवधारणाएं चेक करने के लिए। निम्नलिखित में से रणनीतियों के समुच्चय कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर आपने जब ये मतलब ऑप्शन देखा होगा मतलब पेपर में, तो आपने एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ पोर्टफोलियो। क्या लिखा हुआ है? पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। अब पोर्टफोलियो हम क्या बनाते हैं? पोर्टफोलियो बनाते हैं मतलब किसी एक बच्चे का पूरी साल का, कितने का? 1 साल का बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम उस बच्चे की मतलब हर कमियों को और क्या उसमें बेहतर है, अच्छाइयों को, ये सब लिखते हैं उसमें, मतलब हर चीज़ उसकी नोट करते हैं। तो जहाँ पर पोर्टफोलियो लिखा हुआ है वो तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। भाई हमको चेक करना ना, मतलब बच्चे का क्या, बच्चे का हमें चेक करना है कि वैकल्पिक उसमें क्या अवधारणाएं मतलब हैं, मतलब समझने की, किसको? पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन की क्षमता है उसके अंदर की नहीं है। ये तो उसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा आते हैं, हमारा एक और ऑप्शन लिखा हुआ है, उससे बोलते हैं चेक लिस्ट। कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चेक लिस्ट, यानी कि जांच सूची के लिए। तो जांच सूची तो हम करते नहीं है, क्योंकि जब तक मतलब बच्चा पूरी तरीके से अपना समझ लेगा नहीं समझ पाएगा, तो जांच तो हम कर ही नहीं सकते किसी प्रकार से। तो जहाँ पर चेक लिस्ट लिखा हुआ है वो ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए? गलत हो जाएंगे। यानी कि ये एक और मतलब कि पहला और चौथा क्या आपका गलत हो जाएगा। बच्चे कौन से हमारे पास ऑप्शंस? इकलौता ऑप्शन बच रहा हमारे पास में, कौन सा वाला? वो बच रहा हमारा 3 नंबर, ठीक है ना। यानी कि पहले हम क्या करेंगे? पहले हम मतलब नैदानिक प्रश्नावली करेंगे, उसके बाद साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद आपका कौन सा ड्राइंग उसकी चेक करेंगे, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, यानी कि उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के लिए कौन सा सही होता है, मतलब कौन सा सही नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि मतलब होता क्या है। आपके मतलब कि ऑप्शंस में एक शब्द आया हुआ है, उससे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जैसे मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है आपकी नेचुरल एजिंग ऑफ पॉन्ड, या मतलब तालाब आपका, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपका तालाब होता है, धीरे धीरे करके मतलब इसमें क्या होती है आपकी कुछ मिट्टी या मतलब कोई और कण वगैरह आकर उसमें गिर जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी जो मतलब आपका जो तालाब होता है वो कैसा होता है? वो आपका तालाब भर जाता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब यहाँ पर अगर आप मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा मतलब कि फर्टिलाइज़र या मतलब कि मैन्यूर डालेंगे, खाद डालेंगे, तो क्या होगा उसमें मतलब कि जो पेड़ पौधे होंगे उसकी मात्रा काफ़ी जल्दी से मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो मतलब आपका जो पेड़ पौधे बढ़ने चाहिए थे, या मतलब जो मछलियाँ मतलब जो जीव होते हैं वो बढ़ने चाहिए थे, वो प्राकृतिक रूप से ना बढ़कर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे। जब वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो मतलब उसकी प्राकृतिक उम्र थी उस तालाब की, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी घट जाएगी। जब वो घट जाएगी तो उससे क्या बोलेंगे? उससे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब एक शब्द वहाँ पे और आया हुआ है जिससे बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायोमैग्नीफिकेशन। अब बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्नीफिकेशन मतलब कि कोई भी केमिकल या आप मतलब खेतों में छिड़काव कर रहे हो, या आपकी फैक्ट्रियों से निकला हो, या आपका गाड़ियों से निकल रहा हो, तो वो कहाँ पे जाता है? उसको मतलब सबसे पहले कौन लेता है? जो छोटे जीव होते हैं वो खाते हैं। उसके बाद छोटे जीवों को कौन खाएगा? बड़े जीव खाएंगे। और बड़े जीवों को कौन खाएगा? उससे बड़े जीव खाएंगे। लेकिन जो परसेंटेज होता है मतलब केमिकल का, अब मान लीजिए यहाँ पर आपके 10 मतलब कि किसने खाया है, मतलब कि 10 जीवों ने खाया, अब उन्हीं 10 जीवों को एक जीव खाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही जो 10 जीव होंगे उनको कौन खाएगा? एक छोटी मछली खाएगी। और ऐसी एक छोटी मछलियों ऐसी एक मतलब कि ऐसी 10 छोटी मछलियों को कौन खाएगा? एक बड़ी मछली आपकी खाएगी। कौन खाएगी? आपकी एक बड़ी मछली खाएगी। तो जो परसेंटेज होगा मतलब किसका, जो परसेंटेज होगा आपका मतलब केमिकल का,
वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस में होगा, वो होगा इस वाली मछली में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। अब बायो मैग्नीफिकेशन से एक चीज़ हमको याद आई कि एक शब्द होता है DDT। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि जो आपका DDT होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब वहीं पर जो आपका एक शब्द आया था ना, सॉइल इरोजन, ठीक है ना। सॉइल इरोजन आपका जो क्या बोलते हैं, आपकी फर्टिलाइज़र या मैन्योर डालने से नहीं होता है, ये होता है आपकी पानी कमी से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हमारा मतलब क्या बोल रहा है सवाल। हमारा सवाल बोल रहा था, अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के वजह से नहीं होता है, ठीक है ना। हमारे ऑप्शन थे कौन कौन से। हमारा पहला ऑप्शन था सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की वजह से ये नहीं होता है, ठीक है ना। यूट्रोफिकेशन केमिकल की वजह से होता है आपका, नाइट्रिफिकेशन भी होता है और बायोमैग्नीफिकेशन भी होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये बोल रहा है कि एन ओडोमीटर कार मीजर्स, यानी कि एक ओडोमीटर क्या मापता है। अब यहाँ पर ओडोमीटर के बारे में हम बताएं उससे पहले आपका एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। वो है आपका स्पीडोमीटर, यानी कि स्पीडोमीटर आपका क्या नापता है। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा गाड़ी में लगा होता है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार जो यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ये मापता है कि आपकी कितनी दूरी चली है, मतलब गाड़ी कितनी चली हुई है। ये क्या नापता है आपका, ये नापता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, यानी कि कार कितना चला है, ठीक है ना। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, मतलब कि 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, किसके रिगार्डिंग, साइंटिफिक लॉ के हिसाब से, ठीक है ना। सही बताना हमको किसके, वैज्ञानिक नियमों के आधार पर। ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शंस क्या क्या बोल रहा है हमारे। ऑप्शंस बोल रहा है हमारे कि दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, यानी कि अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। देखते हैं, ओके। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, यानी कि जो वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, क्या, वैज्ञानिक नियम। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक नियमों से वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं बनते, वैज्ञानिक सिद्धांतों से क्या बनते हैं, आपके वैज्ञानिक नियम बनते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है कि दे कैन नॉट चैलेंज, यानी कि उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर आपने देखा होगा, जो मतलब साइंटिफिक लॉ वैज्ञानिक नियम बनते हैं, तो उसको बहुत से व्यक्ति मतलब क्या करते हैं, उसे चुनौती देते हैं, और कई बार मतलब वो चुनौती सक्सेसफुल भी हो जाती है, यानी कि वो व्यक्ति जीत भी जाता है। अगर आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं, कोई भी मतलब थ्योरी के बारे में या कि नियम के बारे में, तो आपने देखा होगा मतलब किताबों में पहले इस व्यक्ति ने ये काम किया, फिर इस व्यक्ति ने ये काम किया, फिर उसको मॉडिफाई करके ये काम किया। ऐसे करते करते एक चीज़ के लिए आपको कम से कम 3 या 4 साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ते हैं। फिर हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि क्या मतलब ये सारे लोग, मतलब कोई एक व्यक्ति एक काम नहीं कर सकता था, कि हमें कम से कम ये एक्स्ट्रा नाम नहीं याद करने पड़ते, ठीक है ना। तो ये भी क्या हमारा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है हमारा दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना, यानी कि भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं। ये भी क्या आपका गलत है, ठीक है ना। यानी कि आपको जो साइंटिस्ट जो मतलब साइंटिफिक लॉ होते हैं, वो भौतिक परिघटनाओं के लिए क्या करते हैं, ये मतलब जो आपकी जो रियल लाइफ होती है उसके साथ मतलब तर्क, मतलब कि रिलेशन बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना।
ये क्या आपका बिल्कुल गलत बात है आपकी, कि मतलब जो आपकी कुछ ऐसे जो फिनोमिना होते हैं, वैज्ञानिक नियम होते हैं, वो जो भौतिक परिघटनाओं के बारे में क्या होता है, वो विवेचन नहीं करते हैं, यानी कि तर्क प्रदान नहीं करते हैं। मतलब हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी होती, ये बात तो आप भी जानते हो। तो जब मतलब कोई भी व्यक्ति उस नियम को पढ़ेगा तो वो ये तो नहीं कि मतलब उसको समझ ही जाए, कुछ चीज़ें किताबों में अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इनमें से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इस कथन को बताने से पहले हम जरा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है दो शब्द, एक होता है यूनिसेक्सुअल, दूसरा होता है आपका बाईसेक्सुअल। ठीक है ना। यानी कि यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है, फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल या ओनली स्टेमन, यानी कि जिसके पास सिर्फ या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो। ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हम क्या, यूनिसेक्सुअल, यानी कि किन में से, इन दोनों में से क्या हो, एक हो। ठीक है ना। और वहीं पर हम बाईसेक्सुअल किसे बोलेंगे, फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, यानी कि जिनमें क्या हो, दोनों हो, जिनमें मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी हो, उससे बोलेंगे हम बाईसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे उससे, बाईसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये चीज़ समझ में आई आपको। देखते हैं मतलब पॉलिनेशन क्या होता है, यानी कि परागकण क्या होता है। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि तुम्हारा आपका मतलब यहाँ से पॉलन गया, क्या गया आपका, पॉलिन गया, मतलब किस कहाँ पर, इस मतलब कि जो आपके जो फीमेल पार्ट होता है ना, ऐसा आपने देखा होगा इमेज में, ये इस टाइप का। ये तो कितना गंदा बनाया मैंने, एक सेकंड। जैसे अगर आपने देखा होगा जो आपकी ये मटके के आकार की जो रहती है ना, इससे बोलते हैं क्या, इससे बोलते हैं आपका स्टिग्मा, इस रीजन को बोलते हैं आप ना स्टाइल, और इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं आप ओवरी बोलते हैं। जब का पॉलन जाता है, पॉलन आपका कहाँ पे जाएगा, पॉलन जाएगा आपका यहाँ पर बैठेगा आके। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक क्या होगी, ट्यूब जनरेट होगी, और वो ट्यूब जाकर यहाँ पे क्या करवाएगी, फर्टिलाइजेशन करवाएगी। ठीक है ना। तो भाई बोल रहा है यहाँ पर दो चीज़ लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि मतलब एक प्लांट का, मतलब एक प्लांट के एक फ्लावर का जो मतलब एक एंथर होता है वो कहाँ पर जाए, स्टिग्मा के ऊपर जाए, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और वहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन क्या बोलते हैं, एक प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, उससे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन के मतलब कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है गिटोनोगेमी। ऑटोगेमी मतलब जो आपका बताया था ना मैंने, एक फ्लावर के मतलब एंथर से पॉलन निकला, उसी फ्लावर के उसी स्टिग्मा पर, मतलब फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जाके बैठ गया, और वहाँ पे क्या उसे करवाया, उसने करवाया पॉलिनेशन। ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। गिटोनोगेमी मतलब क्या बोलते हैं, एक प्लांट कैसा है, ये क्या है दोनों, ये आपके सेम प्लांट है। कौन से प्लांट है, सेम है, एक जैसे, मतलब एक ही प्लांट है। लिख देता हूँ आपको, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, एक ही प्लांट। ठीक है ना। तो एक ही प्लांट के बस क्या है, यहाँ पे फ्लावर कैसे हैं आपके, फ्लावर अलग अलग है। ठीक है ना। जी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिटोनोगेमी। अब आता है जीनोगेमी के ऊपर। जीनोगेमी में क्या होता है कि आपका क्या होता है, प्लांट कैसे होते हैं, अलग अलग। ठीक है ना। अलग अलग प्लांट होते हैं, और फ्लावर आपका क्या होता है, अलग अलग। ठीक है ना। अलग प्लांट के अलग फ्लावर से
पॉलन जाता है अलग प्लांट के मतलब दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर, क्या करवाता है, पॉलिनेशन, उससे बोलते हैं जीनोगेमी। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं हमारे। ऑप्शंस हमारे यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है? भाई क्यों नहीं हो सकता है? मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ही यही होता है कि क्या होता है कि एक प्लांट के सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर पर क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए पॉलिनेशन होना चाहिए आपका। ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है हमारा, बी बोल रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कैन पॉलिनेट बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, सीधी सी बात है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके पास दोनों चीज़ें होंगी, मेल पार्ट होगा फीमेल पार्ट भी होगा, तो वो मतलब कि सेल्फ भी कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आपका ए आपका गलत है, बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। और बता दें ये आपका कहाँ से आया हुआ है, क्लास 7th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर कौन सा आपका 12 से आया हुआ है। अगर चाहें तो इसके बारे में डिटेल में आप एनसीईआरटी में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सुइटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगामी विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना। ये तो मतलब क्या हो गया आपका रोज लर्निंग हो गया आपका, यानी कि रचंत विद्या होगा। ऐसा करने को मतलब ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं विद्यार्थी को साथ में। ठीक है ना। हमको क्या करना है, हमको उसका मतलब पूरी तरीके से मतलब जैसे बोलते हैं होल डेवलपमेंट करना बच्चे का। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हमारा आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ प्लेन मिरर, यानी कि विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों का के लिए परावर्तन कोण को मापने के लिए कहना। ये भी क्या जो बात मतलब ए ऑप्शन कह रहा है वही बात आपके बी ऑप्शन कह रहा है। अब उसके बाद में आते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। वो क्या बोल रहे हैं वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय एक्सपेरिमेंटली। जब यहाँ पे बात आपकी एक्सपेरिमेंटली आ गई ना, कौन सी आ गई, प्रयोगात्मक, तो वहीं पर आप आगे पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है वही आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना लास्ट ऑप्शन के सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम पर आधारित संख्यात्मक समस्याओं को क्या करना, हल करना। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के बता पा रहे होंगे कि मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जा रहा होगा। ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 ये बोल रहा है कि 2 स्पर्म्स मतलब कि 2 स्पर्म में मैन फ्यूज विद 2 एग ऑफ व्यूमन। ठीक है ना। यानी कि 2 स्पर्म आप इमेज में देख पा रहे होंगे, चलिए इमेज बढ़ा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कि आपके 2 स्पर्म में अलग अलग स्पर्म अलग अलग एग को क्या कर रहा है, फ्यूज़ कर रहा है, लेकिन ये दोनों प्रक्रिया कहाँ चल रही हैं, एक ही टाइम पे चल रही हैं। ठीक है ना। इससे बोलते हैं फ्रेटर्नल या डाइजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं इसको। ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे ईच एम्ब्रियो डेवलप ईच एम्ब्रियो इम्प्लांट इन बॉम्ब कैसे सेपरेटली, मतलब कि अलग अलग जगह मतलब कि अलग अलग डेवलप होगा। ठीक है ना। देखिए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए आपको, साफ साफ मतलब आपके एनसीईआरटी लिख रहा है इसके बारे में। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, कौन सा, फ्रेटर्नल।
ठीक है ना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग रेनफॉल हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, यानी कि इनमें से कौन सा सही है किसके वर्षा जल संरक्षण के लिए। हम आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या बोल रहा है? इट कंजर्व ग्राउंड वाटर, यानी कि भूजल संरक्षण करना, बिल्कुल सही बात है। इट रिड्यूस लोकल फ्लडिंग, यानी कि यह स्थानीय अपलापन को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। इट क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम, यानी कि यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। ओके, लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा? यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि उपयोग आता है किसकी? फसलों की सिंचाई के लिए। अब आपको देख के लग रहा होगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या आपका गलत है, यानी कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, ये आपकी हेल्प ही करता है। कौन? आपका वर्षा जल संरक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी, कौन सा आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हमारा? 18 बोल रहा है डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इशूज़ क्लास हेल्प इन, यानी कि सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। क्या सहायता करती है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम। हमारा पहला ऑप्शन है डेवलपिंग आर्गुमेंटिव स्किल्स इन लर्नर, यानी कि अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। अगर मतलब हम उसको विकास करने मतलब कि अगर उसमें आर्गुमेंटिव स्किल्स को इम्प्रूव कर मतलब कि करवा पाएंगे, इम्प्रूव करवा पाएंगे, तो मतलब वो सही से सवाल पूछ पाएगा आपसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या ऑप्शन बोल रहा है? उसका बाद बोल रहा है हमारा डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन एन इशू, यानी कि किसी मामले में बहुपरिप्रेक्ष्यों विकास करने के में, यानी कि एक प्रॉब्लम के मतलब कितने सारे अलग अलग तरीके से उसके आंसर या मतलब कि उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये उसको समझाना। उसके बाद में इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटी, यानी कि नागरिक विज्ञान के संबंधित गतिविधियों को प्रेरित करना, यानी कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो मतलब जो आप वैज्ञानिक पढ़ाई कर रहे हो वो आपका जो मतलब कि नागरिक हैं उनको किस प्रकार से हेल्प करवा सकती है। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? हमारा लास्ट ऑप्शन बोल रहा है अप्रिसिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह बता रहा है कि आपके जो मतलब कि समाज है, समाज की क्या इम्पोर्टेंस है साइंस को लेकर, लेकिन क्योंकि ये तो ऐसा क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये बोल दिया जाता कि साइंस की क्या महत्वता है समाज की भूमिका में, तो ये सही हो जाता, ठीक है ना। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो ए और बी और सी कहाँ मिल रहा है हमको? यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हमारा साइंस एज इंक्वायरी निम्नलिखित में से जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। क्या करता है? चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन क्या हमारे। हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब्स श्रब्स ट्रीज। ओके, दिए गए पौधों में झाकों झाड़ियों और वृक्षों में क्या करना? वर्गीकृत करना है। बी क्या बोल रहा है एक्सप्लोर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड, यानी कि चनों के मतलब कि चने के जो बीज होते हैं अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। ओके, अब बोल रहा हमसे क्या बोल रहा है लाइव मतलब कि लिस्ट 5 यूजेस ऑफ कोकोनट ट्री, यानी कि नारियल के पेड़ के 5 उपयोग की सूचीबद्ध करवाइए। जब हम मतलब किसी को सेम आंसर देने के लिए मजबूर कर देते हैं तो वो तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है ऑब्जर्व 5, क्या बोल रहा है हमारा ऑब्जर्व द टाइप ऑफ वेनेशन वेरियस लीव्स, यानी कि विभिन्न मतलब पड़ों में शिलाविन्यास के प्रकारों का अवलोकन करना है। अब ये तो सबको पता है रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है और पैरेलल वेनेशन क्या होता है। आपको बता दें कि
जो पत्तियाँ होती हैं ना आपकी, उनमें अगर क्या बोलते हैं, इस प्रकार का क्या पाया जाता है, वेनेसन पाया जाता है, इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेसन बोलते हैं, वेनेसन बोलते हैं। वहीं पर पैरेलल वेनेसन किसे बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, ये इस प्रकार की जो लीफ होती है जिसमें बीच में आपको देखने को कुछ नहीं मिलता है, कोई प्रकार का वेनेसन देखने को नहीं मिलता है, उसकी सिराएं एक से शुरू होकर एंड तक जाती हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, पैरेलल वेनेसन। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो दिखा हुआ ना, मतलब कि बीजों के अंकुरण के लिए प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना है, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो मतलब देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, और मतलब कि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 वो भी सही हो सकता है, और ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो सकता है, लेकिन उन दोनों की तुलना में जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, वो मोर करेक्ट है। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मतलब क्वेश्चन आता है उनमें मतलब कि बहुत से आंसर सही होते हैं, लेकिन हमको ये चूज़ करना पड़ता है कि इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है। ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये बोल रहे हैं जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडागोजी साइंस इंटेल, यानी कि विज्ञान में लिंग या जेंडर की जो मतलब संवेदनशीलता है शिक्षा शास्त्र में अपरिहार्य बनाता है। हमारा ऑप्शन पहला क्या है, पहला ऑप्शन हमारा यूज़ ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या मतलब, लिंग या जो जेंडर है संवेदनशील भाषा का उपयोग करना। ओके। ऑप्शन में बी क्या बोल रहा है हमारा, बी बोल रहा है इंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामिन स्टीरियोटाइप, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करना। चलिए ठीक है। अब वहीं पर जो हमारा ऑप्शन है यूजिंग डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट, यानी कि लिंग या जेंडर पर आधारित समूह बनाना, यह तो हमारा बिल्कुल ही साफ साफ गलत है। अब लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप्स, यानी कि जो आपके विभेदीकरण करें या आकलन के उपयोग के लिए, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा जहाँ जहाँ पर सी और डी लिखा हुआ है, सी यहाँ पर लिखा, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी सी लिखा हुआ, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 3 बचा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, स्मार्ट वर्क। देखिए क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो कैसा होता है आपका, काफ़ी लेंदी होता है। अगर आप सारे ऑप्शंस या मतलब अच्छे से करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अच्छे नंबर ला पाएँ, सारे मतलब क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब दे पाएँ। इसीलिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, उसके बाद उससे मत पढ़िए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी हो रहा है। पेपर टफ नहीं हो रहा है, पेपर लेंदी हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हमारा कि इनमें से चूज़ कीजिए करेक्ट कौन सा है, यानी कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए। हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस कैसी एंडोथर्मिक प्रक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कैसा उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अभी हम पढ़ा के आपको आए हैं कि मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। अब देखिए, अगर आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन मतलब वातावरण से आपका ऑक्सीजन लेता है प्लांट, और जड़ों से क्या लेता है, आपका पानी लेता है, और सूर्य की रोशनी में क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है आपका, वो बनाता है आपका शुगर। ठीक है ना। देखिए अगर आपको याद हो, ये वाली रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है आपका, और ऑक्सीजन निकाल देता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये मतलब सूर्य की रोशनी ले रहा है, क्या ले रहा है, सूर्य की रोशनी ले रहा है, तो इससे क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। तो इस ऊर्जा को बोलते हैं एंडोथर्मिक
रिएक्शन, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें आपको ऊर्जा देनी पड़ रही हो। क्या देनी पड़ रही हो? ऊर्जा देनी पड़ रही हो। और वहीं से अगर ऊर्जा तुम्हारी निकल रही होती है आपकी, तो उससे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एंडो मतलब देनी पड़ रही है आपको, एक्सो मतलब निकल रही है। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत होगी, आगे समझाते हैं आपको। ये क्या हुआ यहाँ पर? चलिए, तो ये क्या आपका ऑप्शन में, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है हमारा कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि जो श्वसन है वो कैसा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। इससे आपको पता होगा जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसी का श्वसन क्या होता है, उल्टा होता है। अगर फोटोसिंथेसिस में मतलब आपका क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? एंडोथर्मिक हो रहा है। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा आपका, मतलब कि एक्सोथर्मिक होगा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए आपका ए और बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यहाँ पर मतलब कुछ इमेज दी हुई है, मतलब चार्ट टाइप की। वहाँ पर आपको बताना है कि मतलब जैसे आपके वो होते हैं ना, मतलब इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर आपके, यानी कि जो आपको चेक करके बताते हैं कि आपका एसिड है या क्या आपका बेस है। जैसे यहाँ पे मतलब एक शब्द लिखा हुआ फिनोप्थलीन। क्या लिखा हुआ? फिनोप्थलीन लिखा हुआ है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मतलब जो फिनोप्थलीन होता है उसका जो मतलब कलर होता है किसमें, एसिड में, वो कैसा होता है, हमारा कलर लेस हो जाता है। ठीक है ना? अब ये चेक कीजिए कि हमारा ऑप्शन नंबर सी नंबर पर कलर्स कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लगा दीजिए फटाक से, उसका आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। टर्मरिक में मतलब आपका बेस होता है वो कैसा होता है आपका, रेडिश कलर का। कैसा? रेडिश कलर का मतलब लाल, बिल्कुल ही लाल। और वहीं पर चाइना रोज में क्या होता है, चाइना रोज में वो होता है कैसा, हरा, ग्रीन, और उसमें होता है आपका ऑरेंज। ये आप अच्छी तरीके से अपनी मतलब जो भी आप नोट्स लिख रहे हो वहाँ पर अच्छे तरीके से लिख लीजिए। उम्मीद है नेक्स्ट एग्ज़ाम में यहाँ से आपको सवाल देखने को बिल्कुल मिलेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन, मतलब ज्वाला का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ कम्बस्टाइल सब्सटेंस, यानी कि दाह पदार्थ की प्रवृत्ति पर, बिल्कुल। ऑक्सीजन सप्लाई पर, बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी उसकी रोशनी मतलब जो ज्वाला होगी डार्क नीली होगी। और जैसे जैसे मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वो कैसी पड़नी शुरू हो जाएगी, पीली पड़ना शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, अब टेम्परेचर के सराउंडिंग पर कोई असर नहीं डालता है। ठीक है ना? तापमान कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट फ्लो ऑफ विंड ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर पवनों के जनन या बहाव के लिए कौन सा उत्तरदायी है। आपको ये समझाने से पहले आप अगर इमेज देख पा रहे होंगे, जैसे होता है क्या है कि दिन के टाइम पर जो आपका जैसे मान लीजिए आप सुबह हुई, ठीक है ना, सुबह में क्या होता है कि मतलब आपकी ज़मीन के तुलना में समुद्र जो होता है जल्दी मतलब कि क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब वो जल्दी गर्म हो जाता है तो आपकी बात पता है कि जो आपकी गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे जाती है। ठीक है ना? तो क्या होती है, हवाएं चलती कैसे आपकी, इधर से इधर चलती हैं। वहीं पर जब रात होती है तो क्या होता है, आपका उल्टा हो जाता है, यानी कि समुद्र आपका जल्दी ठंडा हो जाता है और जो आपकी ज़मीन होती है गर्म रह जाती है। ठीक है ना? ये कब होता है, ये आपका होता है रात के समय में, और ऐसी हवाएं चलती हैं आपके तब कब, दिन के समय में। ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है हमारा ऑप्शंस क्या क्या हम यहाँ पर है, ऑप्शंस हमारे हैं अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि
पृथ्वी का अनियमित रूप से तापमान चेंज होना। बिल्कुल सही बात है, आपको दिखाई पड़ रहा है, मतलब पृथ्वी का तापमान चेंज हो रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला, दूसरा ऑप्शन हमारा बोल रहा है अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशियन, यानी कि महासागरों का अनियमित रूप से तापमान चेंज होना, बदलना। दिख रहा है आपको। अब ऑप्शन में सी क्या बोल रहा है हमारा, अब हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैसे भी हो, इससे मतलब हवाओं में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का बल कोई असर नहीं डालता है आपकी हवाओं के ऊपर। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी है वो क्या आपका सही आंसर है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25 है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस ट्रिकी है, बहुत से बच्चे नहीं कर पाए होंगे, हमें पता है। यहाँ पर दिया हुआ ए का एटॉमिक नंबर कितना हमारा, कितना 13 है। अब 13 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा 2 8 8 2 10 और 3 13। वहीं पर आपका बी दिया हुआ, बी कितना दिया हुआ है आपका, बी दिया हुआ आपका 17, क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। तो ये कितना होगा 2 8 8 2 10 और 7 17। अगर आपने सही से पढ़ा होगा मतलब क्लासेस में, तो आपने एक चीज़ देखी होगी क्या, कि यहाँ पर 7 है तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब बाहर आउटर मोस्ट जो सेल होती है, बाहर की जो कोशिका होती है उसको 8 चाहिए होते हैं, मतलब कि स्टेबल होने के लिए। और इसको क्या है, ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहेगा, जिससे इसके पास क्या है 8 हों बाहर की कोशिका में। होता क्या है कि जैसे आपको देखा होगा ना, जो आपके ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, कौन होते हैं आपके ऑटो ड्राइवर्स होते हैं। अगर उनकी मान लीजिए उनको वहाँ पे मतलब कि 4 सीटें हैं, कितनी हैं 4 सीटें हैं, तो अगर उनको मतलब 3 सवारी मिल गई तो वो क्या करते हैं कि हमको चौथी सवारी मिल जाए और हम चले जाएं, ठीक है ना। और वहीं पर अगर उसके पास सिर्फ 2 सवारियां हैं तो वो क्या करते हैं, उन 2 सवारियों को किसी दूसरे ऑटो वालों को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि उसे पता है कि हमारा जो मतलब कि ऑयल है, मतलब जो भी सीएनजी से चल रहा है हमारा ऑटो, वो उसका हमारा क्या होगा रिटर्न नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसका तरीका क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ, हमने लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, ठीक है ना। अब ए को कितने हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन से बाहर उसके 3 है, और बी के पास में कितने आपका 1 है। हमने क्या किया यहाँ पे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपका ए के पास आ गया A1 और बी के पास क्या आ गया B3। कोई दिक्कत, तो जहाँ पर ए और B3 ऑप्शन में है वहाँ पर टिक मार दीजिए। बढ़ते 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कौन सा सही नहीं है किसके रिगार्डिंग, कंजंक्शन ऑफ हीट, यानी कि आपको गलत बताना है किसके रिगार्डिंग, ताप के चलन के मुकाबले। अब आप ये देख पा रहे होंगे इमेज में, जैसे कैंडल है, कैंडल को हमने जलाया, ये आपकी मेटल की रॉड है, क्या आपकी मतलब धातु की छड़ है, तो उसको हम जलाएंगे मतलब पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगी। ऐसे ही होता ना। अब यहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कंडक्शन इन फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड, यानी कि द्रव्यों की तुलना में ठोस वस्तुओं में जो चालन होता है वो कैसा होता है, तीव्र होता है। अब तीव्र क्यों होगा, आपको इमेज दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, जो आपके मतलब क्या है ठोस हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं पास पास में हैं, तो इसीलिए मतलब जो आपकी जो चालन की क्षमता होगी वो कैसे होगी, तीव्र होगी, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाले में। देख रहा होगा आपको ना। और सबसे कम किस में होती है, आपके गैस में होती है। तो ये तो आपका सही ऑप्शन हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है टू ऑब्जेक्ट शुड बी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इन फॉर हीट फ्लो। आप इमेज में देख पा रहे होंगे 2 चीज़ें, मतलब आपके कैंडल और जो मतलब छड़ है आपकी मेटल की, वो क्या है एक दूसरे के पास पास आ रही हैं, क्योंकि उन्हें अगर हीट ट्रांसफ़र करना है तो दोनों को पास पास आना जरूरी होगा। क्या होगा, ऊष्मा के प्रभाव के लिए 2 वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है हमारा, सी बोल रहा है कि कंडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन गैसेस, यानी कि गैसों में चलन नहीं होता है। देखिए गैसों में चलन होता है लेकिन कैसा होता है, कम होता है, ना के बराबर मात्रा में। तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है हमारा। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है हमारा, ऑल मटेरियल डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन सेम वे, यानी कि सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रभावित होने की अनुमति नहीं देते। सही बात है। सबसे ज़्यादा आपका किस में होगा? सबसे ज़्यादा आपका होगा किस में? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा आपका। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या बोल रहा है हमारा? अब यहाँ पर लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मतलब एक वस्तु को जब द्रव्य ए में डाला जाता है, किस में डाला जाता है? ए में डाला जाता है, तो वह द्रव्य बाहर अपने आयतन के कितना? 1/4 यानी कि 1/4 भाग के साथ तैरती है। और जब द्रव्य बी पानी में डाला जाता है तो कितना? 3/4 भाग उसका तैरता है। कितना तैरता है? 3/4 भाग उसका तैरता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना। यानी कि जितनी उसकी डेंसिटी होगी, जितना उसका मास होगा उतनी डेंसिटी होगी, उतना ही वो तैरेगा। और अगर वॉल्यूम कम है, जैसे आप देख पा रहे हो इमेज पर, ये आपका कॉर्क का बॉल है, ये आपका लकड़ी का बॉल है, और ये आपका मेटल का बॉल है। कॉर्क का बॉल जो होता है उसका मास कैसा होता है? कम होता है। और वॉल्यूम उसका मतलब साइज जो है, साइज के हिसाब से जो उसका मतलब कि मास है वो कैसा है? ज़्यादा है। मतलब कि साइज उसका ज़्यादा है और जो उसका वजन है वो कैसा? कम है, इसलिए वो तैर रहा है उसके ऊपर। वहीं पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मतलब मेटल है, धातु की जो मतलब बॉल है आपकी, उसमें क्या है? उसमें जो मतलब वजन है धातु का वो ज़्यादा है, यानी कि मास ज़्यादा है। किसके मुकाबले? वॉल्यूम के मुकाबले, यानी कि उसके जो आकार के मुकाबले। तो क्या वो डूब जा रहा है। देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमारे। ऑप्शन बोल रहे हैं हमारे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। यानी कि ये बोल रहा है कि जो मतलब कि आपकी द्रव्य का जो ए का जो घनत्व है बी के घनत्व से क्या है? अधिक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है द्रव्य ए का जो घनत्व है द्रव्य बी के घनत्व से क्या अधिक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ आपका कितना? 3/4। जब ये 3/4 तैर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जो डेंसिटी होगी वो कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्या आपका? ये आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है बोथ लिक्विड हैव सेम डेंसिटी। देखिए दोनों द्रव्यों का जो घनत्व है समान तो नहीं होगा, क्योंकि एक में 3/4 है और एक में 1/4 है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। आपको नंबर दिखाई पड़ रहा होगा साफ साफ। द्रव्य बी का घनत्व द्रव्य ए के घनत्व से क्या है? अधिक है। क्या है आपका? अधिक है। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है हमारा? डी बोल रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवर इंफॉर्मेशन। यानी कि उपरोक्त सूचना के आधार पर द्रव्यों के घनत्व की तुलना नहीं की जा सकती है। इसका तो मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर। ठीक है ना। बढ़ते हैं आपके 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है हमारा कि सुनीता ड्रॉप अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल इन बीकर कोल्ड वाटर, नोट डाउन द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। ऑब्जर्व इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं होगा? यानी कि क्या हो रहा है? सुनीता शीत जल में एक बीकर में क्या डाल रही है? पोटेशियम धातु डाल रही है आपकी। कौन? सुनीता। हमको क्या करना है? अवलोकन करना है, यानी कि ऑब्जर्व करना है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? देखते हैं। अब मान लीजिए सुनीता ने मतलब क्या किया? डाला है। क्या डाला? पोटेशियम डाला। किस में? पानी में डाला, बीकर में डाल दिया। तो 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हमने लिया और 2 मोल्स हम वाटर लिए। तो क्या बन जाएगा हमारा? तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो गैस होगी वो क्या होगी? वो आपके निकलेगी किस में? एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में।
कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए हमको। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, यानी कि आपका जो पोटेशियम है काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है किसके साथ में, वाटर के साथ, पानी के साथ में। अब होता क्या है कि जो आपका पोटेशियम है वो कैसा है, काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, इसलिए काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि अपक्रिया कर लेगा। अब देखते हैं आपको ऑप्शन में बी क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं है। ये कैसी है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभिक्रिया है। कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नहीं, ये तो मतलब ऊष्मा शोषी वो ये वाली आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ में तो वो क्या निकालता है, आपकी ऊर्जा को निकालता है। क्या करता है, ऊर्जा को निकालता है। और ये बात हम आपको समझा के आए हैं, जो ऊर्जा को निकालेगा उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है हमारा, सी बोल रहा है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, यानी कि हाइड्रोजन गैस विकसित होती है। दिखाई पड़ रहा है हमको साफ साफ कि आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल रही है। ऑप्शन नंबर क्या, सी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है हमारा पॉप साउंड इज हियर्ड, यानी कि फट ध्वनि सुनाई देती है। हमेशा आप एक बात ध्यान रखना कि जहाँ पर हाइड्रोजन आपके निकलेगी, क्या निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो वहाँ पर अगर हम कैंडल रख देंगे, क्या रख देंगे हम, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कैंडल रख दी, तो जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वहाँ से मतलब आपको पता है जो आपका हाइड्रोजन गैस होती है वो हीट मतलब कि जो आप आग लगाएंगे तो वो जलेगी, तो वो क्या होता है, एक फट की आवाज़ के साथ में मतलब आवाज़ होती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका गलत ऑप्शन पूछा गया था, यहाँ पूछा गया था आपसे कौन सा नॉट करेक्ट होगा, यानी कि कौन सा सही नहीं होगा। तो दिखाई पड़ रहा है आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका क्या है, गलत है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा डाइवर्जेंट क्वेश्चन के लिए कौन सा सही है एक क्लासरूम के अंदर। देखते हैं भाई क्या बोल रहा है ये बोल रहा है सबसे पहले टू प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चा किस हद तक सोच पा रहा है उसको प्रमोट करना है, बिल्कुल सही बात है। टू डिस्कर्न बिटवीन स्टूडेंट, मतलब आपस में बच्चा क्या करे, बात करे, क्या करे, आपका बच्चा बात करे। डिस्कर्न मतलब होता है कि एक दूसरे को नीचे दिखाना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टू डेवलप कम्युनिकेशन, यानी कि बच्चा जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उसको बढ़ा पाए, बिल्कुल सही बात है। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये एक क्या है, गिफ्टेड स्टूडेंट है, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका ये मतलब आपका एनसीईआरटी भी बोलता है ना कि आपको मतलब हर बच्चे को साथ में लेके चलना है। अगर आप ये पहचान कर लेंगे मतलब ये ऐसा व्यक्ति मतलब बच्चा है, मतलब बच्चे आपस में, तो मतलब वो एक दूसरे के साथ मतलब खेलना पसंद नहीं करेंगे, साथ में पढ़ना सुनी मतलब पसंद नहीं करेंगे। तो ये हमको आइडेंटिफाई करके अलग नहीं करना कि ये बच्चा ऐसा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी मतलब कि ई क्या बोल रहा है हमारा, ई बोल रहा है आइडेंटिफाई अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस, मतलब कि एक सवाल के अलग अलग प्रकार के मतलब जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस तरीके से समझाएं आप, जिससे बच्चा अपना डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाए। उसके बाद में ये बोल रहा है हमारा एफ नंबर पर अप्रिशिएट सब्जेक्टिव इन साइंस, यानी कि वो कितने अच्छे तरीके से साइंस को सीख पाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ साइंस पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मतलब करवाएंगे। जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं कैसे लेती है, ऑब्जेक्टिव बेस। हमारा ऑप्शन नंबर एफ क्या बोल रहे हैं अप्रिशिएट मतलब अप्रिशिएट सब्जेक्टिव इन साइंस, यानी कि आपको क्या करना है, साइंस के बारे में मतलब कि सब्जेक्टिव सोच रखनी है, ना कि ऑब्जेक्टिव सोच रखनी है। होता क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके मतलब क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या करती हैं, आपके
ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके बच्चे जो थिंकिंग होती है वो उस लेवल की मतलब कि क्या होती है, डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, आपका बी और डी गलत है, बाकी आपके ए सी ई और एफ आपके सही ऑप्शंस हैं। ये कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, ये देखने को मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन का हम आपको मतलब आंसर दे दे रहे हैं, बाकी मतलब इसको किस प्रकार से अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मतलब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब एक नेचर है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है और कैसी, सेम साइज की, यानी कि आभासी और ऊर्ध्वशीर्षी इमेज मतलब कि प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा, वस्तु कैसी, समान है। अब ऐसा कब होता है, मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, क्या आपका दर्पण है, यहाँ पर हमारे छोटी लाला बैठे हुए हैं, तो उनकी जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, सेम बनेगी, ठीक है ना, सेम साइज की बनेगी। लेकिन कैसी बनेगी, मतलब कि इरेक्ट मतलब होता है सीधा बन रहा है, और कैसी है, परछाई बन रही है, रियल नहीं बन रही है। तो इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अवमुख दर्पण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्लेन मिरर बोलेंगे यहाँ पे हम इसको। अब हमसे पूछा गया है एक मिरर कौन सा होगा जहाँ पर रियल इमेज बनेगी और कैसे बनेगी, सेम साइज की। जैसे आपने देखा होगा जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा कॉनकेव मिरर होता है, इस प्रकार का। इसमें क्या होता है, इस प्रकार मतलब आपकी शाइनिंग होती है इस तरह, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसकी रेस ऐसी जाएंगी, तो जाने के बाद वो कहाँ पे मिलेंगी, वो आपकी मिलेंगी बिल्कुल नीचे मिलेंगी। जब बिल्कुल नीचे मिल रही हैं तो कैसी होंगी, आपकी सेम साइज की होंगी, मतलब साइज तो हमारा सेम है, और कैसी है, उल्टी है, और कैसी है, रियल है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, हमसे ये पूछा ना, मतलब क्या पूछ रहा है, वास्तविक होनी चाहिए, प्रतिलोभित होनी चाहिए, मतलब कि उल्टी होनी चाहिए, और वस्तु कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हमको देखने को मिलेगा अवतल दर्पण देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, कॉनकेव मिरर देखने को मिलेगा। वहीं पर हमारा जो ऑप्शन नंबर मतलब सी बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है, हमको ये चूज़ करना है कि इमेज कैसी है, रियल है, उल्टी है, लेकिन कैसी है, इनलार्ज्ड है, यानी कि बहुत बड़ी है। अब हमने क्या किया, इनको भैया को हमने आगे बढ़ा दिया। जब इनको आगे बढ़ा दिया तो जो इमेज बनेगी, मतलब ये आगे बढ़ रहे हैं तो इमेज हमारी दूर जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ पे, कॉनकेव में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा। अब हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि वर्चुअल इमेज कैसी, वर्चुअल इमेज इरेक्ट मतलब सीधी और बहुत छोटी, हमेशा और हमेशा, यानी कि आभासी, ऊर्ध्वशीर्षी और आकार में सबसे छोटी कहाँ बनती, ये हमेशा बनती इस वाले इमेज, मतलब कि इस वाले किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। क्यों होता क्या है कि मतलब कोई व्यक्ति, एक सेकंड जिसको हम डिलीट कर देते हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, और बहुत ही क्या बनेगी, छोटी सी बनेगी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, कॉन्वेक्स, यानी कि अवमुख दर्पण। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चाहें तो आप इसको ना, ये जो आया हुआ है ये कहाँ से आया हुआ है, ये आपका क्लास 7 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 से आया हुआ है, और इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए ये आपका प्लेन मिरर है, मतलब मोहतरमा देख रही हैं अपनी इमेज को, परछाई को, किसमें, शीशे में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें देखेंगे आपके 30 क्वेश्चंस जैसे आज देखें, ठीक है ना। चलिए, गुड नाइट आप लोगों को।